हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बच्चों, इस चैप्टर में शुरुआत होती है एक तुषार नाम के लड़के से, जो कि ये देखिए, तुषार ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन से बाहर देख रहा है। ठीक है, तुषार जब ट्रेन से बाहर देखता है तो उसे तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं। जैसे आप लोग भी ट्रेन में बैठे होंगे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे चंद्रमा चल रहा है, और अगर दिन का समय है तो सन जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है, सन भी हमारे साथ साथ, पेड़ पौधे चल रहे हैं, रोड अपने आप चल रही है। ऐसा फील होता है कि सब कुछ चलते हुए दिखाई देता है ट्रेन से। और ये आपको ही नहीं, तुषार को ही नहीं, हम सभी को फील होता है बचपन में। हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसी फीलिंग है, हमारी ट्रेन चल रही है, ना कि वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इसे तुषार भी बाहर देखता है और इसे नज़ारे देख रहा है और खुश हो रहा है। तभी जो है अचानक उसको ये ख्याल आता है कि जब ट्रेन नहीं हुई होगी, जब ट्रेन नहीं रही होगी तो लोग कैसे आया जाया करते थे। उनके पास साधन क्या था एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ये सारी बातें वो सोच ही रहा था। तब तक उसके चाचा आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बताते हैं कि तुषार, क्या सोच रहे हो। पूछते हैं उससे कि क्या सोच रहे हो। तुषार बताता है कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो उसके चाचा बताते हैं कि बेटा, पहले जो है ट्रेन वगैरह नहीं हुआ, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, ये सब गाड़ियाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, पुराने समय में, आज से 20 लाख पहले, 20 लाख वर्ष पहले जो है कुछ भी नहीं था। इस तरह से आज चीज़ें हैं, साधन उपलब्ध हैं, तब कुछ भी नहीं हुआ करता था। लोग पैदल यहाँ से वहाँ जाते थे या फिर जानवरों के ऊपर बैठ करके यहाँ से वहाँ जाया करते थे। लेकिन उन्होंने पूछा तुषार से कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन सबसे पहले इंडिया में कब आई। तुषार ने जवाब दिया कि नहीं। तो चाचा ने उनकी बताया, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेन सबसे पहले इंडिया में कब आई और कौन लेकर के आया। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारी बातें भी हमें जाननी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेन पहली बार कब आई और कौन लेके आया। तो 1853 से लेकर के 1856 के बीच में जो है ट्रेन आई थी। 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन हमारी इंडिया में आई, बम्बई में। और इन्हें लेकर कौन आया? लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए बच्चों, लॉर्ड डलहौजी को हम लोग फादर ऑफ ट्रेन भी कहते हैं, यानी कि रेलवे का पिता भी कहते हैं, क्योंकि वही ट्रेन लेकर के आए थे। वो बात अलग है कि वो ट्रेन यात्रा करने के लिए नहीं, वो अंग्रेज लोग अपने फ़ायदे के लिए लेकर के आए थे कि हमें जो माल है वो यहाँ वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। तो ट्रेन को इंडिया में लाने का सबसे बड़ा कारण और मुख्य कारण यही था। ठीक है, तो 16 अप्रैल 1853 को जो है सबसे पहले ट्रेन जो है इंडिया में चली। कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई में बोरबंदर से लेकर के ठाणे तक की दूरी थी 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन ने पहली बार तय की थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी जानकारी कि ट्रेन इंडिया में पहली बार कब आई। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो पहले हमने ये जाना कि क्या लोग पहले यात्रा करते थे। तो हाँ, पहले भी लोग यात्राएं करते थे। हाँ, यात्राओं का जो रीज़न था वो डिफरेंट था। ठीक है, आज के जैसे घूमने के लिए नहीं जाते थे, किसी न किसी मकसद की वजह से जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले भी लोग आया जाया करते थे। फिर सबसे पहले रेल यात्रा कब और कहाँ शुरू हुई, ये मैंने बता दिया आपको। उस समय लोग यात्रा कैसे करते थे? तो पैदल चलते थे वो लोग। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, फिर वो जानवरों के ऊपर बैठ के जहाँ वहाँ जाने लगे। फिर उन्होंने जो है गाड़ियाँ बनानी शुरू की। ये गाड़ियाँ नहीं, कार और ये सब नहीं, इसको हम लोग रथ बोलते हैं, आपने सुना होगा।
ठीक है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। तो वो बैल गाड़ी, ये जो होती थी ना, लकड़ी के लोग बनाते थे जिन्हें बैल या घोड़े खींचते थे, तो उसमें सारे ढेर सारे लोग बैठ करके यहाँ से वहाँ जाया करते थे। फिर हम पढ़ते हैं आखेटक और खास संग्राहक कौन होते थे, यानी कि जो हंटर होते थे और फूड गैदरर कौन होते थे, तो उनके बारे में शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पहला, आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो बता दूं दोस्तों कि जो आखेटक होते थे, जो हंटर होते थे, वो ये देखिए, आखेटक खास संग्राहक इस महाद्वीप में 20 लाख पहले से रहा करते थे, ठीक है। जो आखेटक थे, खास संग्राहक थे, यानी कि जो हंटर थे और फूड गैदरर थे, वो 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 20 लाख वर्ष पहले से ही वो रहा करते थे, ठीक है, इस महाद्वीप में। फिर आखेटक खास संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। बच्चों, क्या है कि जो लोग एक जगह रह रहे होते थे, अक्सर मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि लोग नदियों के किनारे बसते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सभी को पानी जो है सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ है, मुख्य चीज़ है, ठीक है। तो वो पानी के किनारे यानी नदी के किनारे रहते थे, ठीक है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि जैसे जहाँ हम एक जगह रह रहे हैं, वहाँ भी जो भी चीज़ हम खा पी रहे हैं, पौधे हैं, फल है, या जो भी खाने पीने के पदार्थ हैं, प्लांट्स वगैरह थे, जो उस समय खाते थे लोग, आज से 20 लाख वर्ष पहले, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो गई। जिससे हम एक जगह रह रहे हैं, वहाँ पे हमसे कुछ खाया पिया ख़त्म हो गया, ठीक है। जो उसके बाद आप क्या खाएंगे, तो हम क्या करते थे कि उस जगह को छोड़ करके हम दूसरी जगह पर जाते थे, जहाँ पे सारे प्लांट्स और फ्रूट्स वगैरह ये सारे अवेलेबल होते थे। वहाँ पे रहकर फिर हम अपना पेट भरने के लिए जीने के लिए वो सब कुछ खाते थे। फिर वहाँ ख़त्म होता था तो हम तब तक कोई और जगह खोज लेते थे और वहाँ पे जाते थे। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये पहला कारण था, ठीक है। एक कारण ये भी था। दूसरा कारण क्या था कि जो जानवर जो होते थे, वो अपने शिकार के लिए यहाँ से वहाँ चले जाते थे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, दूसरा कारण जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। होता क्या था कि जो जानवर हैं, ठीक है, वो भाई उन पर तो रोक है नहीं, ठीक है, तो वो एक जगह से किसी और जगह चले गए। तो जो मवेशी होते थे या लोग होते थे, वो उनको ढूंढते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। फिर अच्छा, ये भी एक रीज़न था। और कभी कभी जो जानवर होते थे, वो अपना शिकार ढूंढने के लिए यहाँ हो जाते थे। तो इस तरह से जानवर भी एक जगह दूसरी जगह जाते थे, और जो लोग हुआ करते थे वो भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जानवरों की खोज में जाया करते थे। अब देखिए तीसरा कारण है उपयुक्त मौसम के अनुसार इधर उधर घूमते थे। बच्चों, क्या होता था कि जैसे अभी क्या है कि कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, ठीक है, हर तरह का मौसम होता है, वेदर होता है। तो उस समय भी ऐसे वेदर हुआ करते थे। तो जो है वेदर जब चेंज होता था, तो उसकी वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे एक जगह मान लीजिए गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और फिर गर्मी बढ़ती गई, तो जो झीलें होती थी, पानी का स्रोत होता था, वो सूख गया, तो पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोग, जहाँ पानी होता था, जहाँ रहने का ठिकाना हो। भाई यहाँ पे गर्मी रह रही है, तो उस जगह पे उतनी गर्मी नहीं है, तो हम उतने दिन हम वहाँ पे रहते थे। फिर जब ठंड आ रही है, तो जहाँ पे गर्मी होती थी वो हम वहाँ पे आ जाते थे। तो एक मुख्य कारण ये भी था आपका बदलता हुआ मौसम। तो बदलते हुए मौसम के अनुसार भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे उस समय के लोग, ठीक है, पुरा पाषाण काल के लोग, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न था, मौसम।
ठीक है। फिर उस समय तो ये नहीं था ना कि ठंडी आ रही है तो हमने स्वेटर कोट लाद लिया, रजाई ओढ़ ली, ब्लोवर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो उस समय थी नहीं, ठीक है ना। तो उस समय ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। फिर चौथा कारण है सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, ये इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जो झील या कुएं का पानी या तालाब का पानी सूख जाता था, तो पानी की तलाश में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे, ठीक है। अब है आपका दूसरा टॉपिक, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। तो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे हमारे, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जब उन्होंने सर्च करना शुरू किया कई कई जगह पे, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली, वस्तुएं मिली जिनको जान करके उसके बारे में पता लगाया, उसकी खोजबीन की, और जांच पड़ताल के बाद जैसे विक्रमचंद जासूस सब चीज़ों का पता लगाते हैं, वैसे ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भी चीज़ों को देख करके और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पता करते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना है या फिर ये क्या चीज़ है, ठीक है, कैसे यूज़ करते होंगे लोग। तो इस सारी जानकारी जो है वो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी पुरातत्वविद हैं, वो लोग ये जानकारी हासिल करते थे। ये देखिए ये जो स्टोन का है ना, ये हथियार, ये औजार बना हुआ है, ये उस जमाने में पेड़ को उखाड़ने के लिए काम करते थे, ठीक है। और जैसे पेड़ लगा हुआ है, जैसे अभी हम लोग वो होता है ना, खुरपी बोलते हैं हिंदी में, वो ऐसे लंबा सा होता है और लकड़ी लगा होता है, उसको ऐसे ऐसे करके खोदते हैं मिट्टी को कि पौधा में अच्छे से पानी जाए। तो उसमें ये सब चीज़ें थी नहीं, तो वो लोग पत्थर का बनाए थे ये औजार। ये देखिए ये जो औजार है ना, ये पत्थर का बनाया हुआ था, ये पौधों को उखाड़ने के लिए, पौधों को गोड़ने के लिए, जमीन को, ये काम आता था। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एक औजार है, जैसे अभी सुई धागा होता है ना बच्चों, सुई से हमारी मम्मियाँ सिलती हैं, ठीक है, कुछ फट जाता है, सिलाई करते सुई धागे से, तो उसमें तो सुई थी नहीं। तो ये देखिए ये स्टोन है, स्टोन को इधर नुकीला बनाया गया है, तो वो लोग सिलाई करने के लिए इस तरह के स्टोन का यूज़ करते थे, ये देखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, तो उन्होंने पता लगाया कि इस तरह के स्टोन के औजार जो है वो जो टूल्स हैं वो वहाँ उस समय के लोग यूज़ करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। तो ये देखिए लोग रहते कहाँ थे। तो बच्चों, जैसे गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो इससे बचने के लिए भाई अगर खुले में तो रहेंगे नहीं, ठीक है। वे खुले में रह रहे हैं तो गर्मी लग रही है, ठीक है, बारिश हो रही, बारिश भीग रहे हैं, बारिश से भीग रहे हैं, ठंड लग रही है ठंड के मौसम में। तो फिर वहाँ उस समय के लोगों ने इसका उपाय खोजा कि वो लोग जो पत्थरों में गुफाएं बनी होती थी, पत्थरों के नीचे या पत्थरों में जो गुफाएं बनी होती थी, उन गुफाओं में इन्होंने रहना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये देखिए लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है वो है पुरा स्थल, जहाँ पर आखिर तक जो है जो हंटर थे और फूड गैदरर थे वो लोग रहा करते थे। जैसे ये देखिए ये है आपका भीम बेटका, ठीक है, भीम बेटका जगह है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ लाल त्रिकोण है उसमें वो लोग रहते थे। ये देखिए हुंसी, ये हुंसी जगह है एक, और एक कुर्नूल केव्स, ठीक है। ये भीमबेटका जो है बच्चों, ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो कुर्नूल केव्स है ये आपका साउथ में है। इस तरह से ये नहीं कि यही 3 स्थान थे, और भी स्थान थे जहाँ पर पहाड़ थे और गुफाएं थी, तो वहां पर लोग जाकर के रहते थे मौसम के अनुसार, ठीक है। अब कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए।
कई ऐसे पुरास्थल हैं जो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए, जिससे हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह मालूम होता है कि लोग नदियों के किनारे भी रहा करते थे। ठीक है, क्योंकि पानी की तो नीड सबको होती है, चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो। ठीक है, आगे भी हम इस नक्शे के बारे में आपको समझाएंगे आगे। अभी इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों पता चला ना आपको कि उस समय में लोग, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो लोग गुफाओं में रहा करते थे। ये देखिए, अब पुरा स्थल, जैसे हमने बताया ना आपको, पुरा स्थल मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे लोगों के रहने की जानकारी हमें मालूम चली है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने बताया कि लोग ऐसे पहाड़ों में, गुफाओं में रहा करते थे। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं औजार, ये हमारा आग जो होता है ना, आग लगाने का काम आता था। उस जमाने में लाइटर और माचिस नहीं हुआ करते थे कि माचिस जलाया और आग जो है लग गई, या गैस जलाना है, लाइटर ऑन किया, गैस जल गई। ठीक है, या सिगरेट पीते हैं ना, उसमें भी लाइटर यूज करते हैं। ठीक है, लाइटर को पुश किया और आग निकल गई। तो आज के डेट में तो आग का प्रयोग करना या आग को पाना बहुत ही आसान है। ठीक है, कई चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और आग निकल जाती है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में लोगों के पास लाइटर और माचिस नहीं हुआ करते थे। तो उस ज़माने में क्या करते थे पता है बच्चों? 2 पत्थरों को लेके रगड़ा, ठीक है, रगड़ा तो चिंगारी निकली, तो वो आग कहीं लगाया और जल गई। अच्छा, आप सोचो कि आग के बारे में जानकारी कैसे हुई होगी? भाई लोग ऐसे बैठे होंगे, गैदरिंग कर रहे होंगे आपस में एक साथ, पत्थर ऐसे खेल रहे होंगे, जैसे अक्सर बच्चे भी खेलते हैं। ठीक है, तो खेल रहे होंगे, वो खेलते कोई होगा ऐसे रगड़ रहा होगा, बहुत देर तक रगड़ते रगड़ते चिंगारी निकली होगी, कुछ जला होगा, तो लोगों को लगा कि अच्छा ये क्या चीज़ है, कुछ तो इस तरह से आग का आविष्कार हुआ होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे चिंगारी ऐसे किया, पत्थर रगड़ा, चिंगारी निकली, कहीं पे लग गया अनाज में या जानवरों पे कहीं भी, तो वो जल गया। ठीक है, जब जल गया तो भूख तो मिटानी है, तो हमने उसको खाया। जब हमने खाया तो थोड़ा टेस्टी लगा, तो फिर लोगों ने ये जाना कि अगर हम चीज़ों को ऐसे आग से जो निकली चिंगारी, उसको आग कहते हैं, उससे जो है कुछ जला करके भून के खाएंगे तो खाने का टेस्ट और बढ़ जाएगा। इस तरह से खाने को, जो फूड्स को जलाकर पकाकर खाना भी स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये औजार यूज किए जाते हैं। ये देखिए सारे औजार हैं, अलग अलग काम के हैं। ये देखिए सारे औजार हैं। और ये जो गुफाएं थी जहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ पे ऐसे बर्तन मिले। ठीक है, और ये ऐश यानी कि जले हुए राख। ठीक है, ऐश मिला। ऐश मतलब ऐश्वर्या राय हीरोइन जो है वो नहीं मिली थी। ठीक है, ऐश मतलब राख। ठीक है, ये देख रहे हैं ना राख, ये जले हुए अनाज है बच्चों, ये ध्यान से देखेंगे आप, जले हुए अनाज है, ये धान या गेहूं जो भी है जला हुआ है। ठीक है, ये देखा लोगों ने, बर्तन देखे, औजार मिले। ठीक है, तो इस तरह से मालूम चला कि इस तरह से उस समय के लोग रहते थे और ये चीज़ें प्रयोग करने लगे थे। जब उन्होंने पत्थर जलाया तो जो है इस तरह से आग जली होगी, है ना, इस तरह से उन्हें आग मिली होगी और आग के बारे में उन्होंने जाना होगा। ठीक है, ये जो ऐश है दोस्तों, ये क्या लिखा है? कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा थी ना, मैंने बताया ना कि कुरनूल गुफा और हुंसी और भीमबेटका, यहाँ पे लोग रहते थे। ऐसी कौन जगह थी, गुफाओं में लोग रहते थे। पर ये जो गुफाएं हैं, यहाँ पे ये अवशेष मिले हैं, ये सारे जो
और शेष से रिमेन्स है ये मिले हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे आग का पता लगाया होगा, कैसे औजार यूज़ करते थे, बर्तन और सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल करी। ठीक है, दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नाम और तिथियां। ठीक है, नाम तिथियां में आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं, जो 20 लाख, ठीक है, 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के आपका 12,000, ठीक है, 12,000 वर्ष तक का जो समय था वो हमारा कहलाता है पुरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक इसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, फिर 12,000 से लेकर के 12,000 पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक जो समय था वो था हमारा जो है मेसोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10,000, ठीक है, 10,000 साल से पहले का जो समय था, ठीक है, वो है हमारा नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक। तो इस तरह से ये जो हमारे 3 काल थे या 3 युग थे, आपका ये पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर उसके बाद मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये 3 जो काल थे। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेट को लिखना बताया था बीसी में और एडी में। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये जो सारे साल दिए हुए हैं ना, इनको आप बीसी और एडी में लिख करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कि इन्हें अगर हम बीसी में लिखेंगे और एडी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये होगी आपकी नाम और तिथियां। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है हमारा चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि बदलती जलवायु। बच्चों 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ये देखिए, ये बना हुआ है, ठीक है, घास के मैदान। अब जब गर्मी बढ़ने लगी तो बारिश भी होने लगी, गर्मी बढ़ी बारिश होने लगी, जिसकी वजह से जो नेचुरली जो घास जो है वो उगने लगी। अभी भी देखिए, आप कहीं घास उगाते नहीं हैं, घास अपने आप ही नेचुरली जो है वो उग जाती है। ठीक है, तो जब घास उगने लगी तो जो एनिमल्स थे, जो वेजीज जो खाते थे, ठीक है, वेजिटेरियन थे जो लोग, जो एनिमल्स, तो वो लोग जो है उन लोगों ने घास खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उनके आसपास ही उनके खाने का सामान उन्हें मिलने लगा। तो ये फ़ायदा हुआ घास के होने का। ठीक है, जब घास आसपास ही मिलने लगी और जानवर वहीं पे खाने पीने लग गए तो वो कहीं जाते ही नहीं थे। ठीक है, इस तरह से और जब घास खाए और गर्मी बढ़ी तो जो एनिमल्स की ब्रीडिंग थी, ठीक है, प्रजनन का जो समय था वो भी जो है बढ़ने लगा। ठीक है, और उनके बारे में बढ़ने लगा, प्रजनन की जानकारी मिलने लगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, प्रजनन के समय की जानकारी। तो जब गर्मी बढ़ी और जानवर कहीं दूर नहीं जाते थे, हमारे आसपास ही रहते थे और घास को खा करके अपना पेट जो पाल रहे थे, अपनी भूख मिटा रहे थे, जो वेजिटेरियन एनिमल्स थे। तो जब हमारे साथ रहने लगे, हमारे आसपास ही रहने लगे, तो हमें उनके प्रजनन के समय की जानकारी भी हमको जो है ज्ञात हुई, हमें मालूम चली। ठीक है, उनके जो एनिमल्स थे उनकी ब्रीडिंग के बारे में हमें मालूम चला, और इस तरह से संख्या जो है वो और बढ़ने लगी एनिमल्स की। ठीक है, जब इतने ढेर सारे एनिमल्स होने लगे, ठीक है, जब एनिमल ब्रीडिंग हुई तो वह जाहिर सी बात है कि एनिमल बढ़ेंगे। जब एनिमल्स बढ़ने लगे तो कोई कितना खाएगा एनिमल्स, जितनी भूख होगी उतना ही खाना खाएंगे। सपोज करिए कि आपके पास अगर 1 किलो चावल रख दिया जाए बना करके और आप उतना नहीं खाते हो,
आप 100 ग्राम चावल खाते हो तो क्या उसको आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना, रख देंगे उसको, ठीक है, कि बाद में खा लेंगे। तो उसी तरह से जब एनिमल्स ढेर सारे होने लगे, पैदा होने लगे, तो जितना पेट भर के हम खा सकते थे उतना हमने खाया, जो बच गया वो पड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने जब एनिमल्स बढ़े और जब वो हमारे साथ रहने लगे, खाने के बाद जो बचे हुए थे एनिमल्स थे, तो हमने देखा कि उनसे जो एनिमल्स थे उनसे मिल्क भी निकल रहा है। वो मिल्क जब किसी ने ट्राई किया होगा तो उन्हें अच्छा लगा होगा टेस्ट में, तो उन्हें मालूम चला कि अच्छा ये जो एनिमल्स से मिल्क निकलता है ये बहुत टेस्टी है, इससे भी हमारा पेट भर सकता है। तो इस तरह से जो है इन एनिमल्स से दूध निकालने की प्रक्रिया जो है ये भी शुरू हो गई, ठीक है। और उनको लगा कि अरे जानवर तो पालने चाहिए, इनसे कितना फ़ायदा है, हमें मिल्क मिल रहा है, दूध मिल रहा है हमें पीने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इन एनिमल्स को पाले, भाई इतने ढेर सारे एनिमल्स हैं, हम कितना ही खाएंगे, तो कुछ एनिमल्स को हम खाएंगे और कुछ को हम पालेंगे। तो सबसे सही जो लगा कि जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं पहले उनको पालना स्टार्ट किया जाए। नहीं तो जो जंगली जानवर हैं जो मांस खाते हैं, अगर उन्हें हम पालेंगे, ठीक है, तो वो तो हमें ही खा जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि किसी ने शेर को पाला हो और शेर ने क्या किया होगा, पालने के बाद छूटते ही हमला कर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे कई जानवरों को पाला होगा, जंगली जानवरों को, तो उन्हें लगा होगा कि ये जो जानवर हैं ये बहुत ही वाइल्ड है और इनका जो नेचर है वो खुखार वाला है, ये लोगों पे हमला कर सकते हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये जेंटल्स नहीं होते। फिर उन्होंने देखा होगा कि जो हिरन है, काऊ हैं, बफेलो हैं, शीप हैं, गोट है, ठीक है, और डॉग्स है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये सारे जेंटल हैं, ये जेंटल एनिमल हैं। अगर इन्हें हम पालते हैं और इनको खाने पीने की चीज़ें हम देते रहते हैं तो ये किसी पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर उन लोगों ने इन जानवरों को, जो जेंटल एनिमल्स थे, इन लोगों को पालना स्टार्ट किया होगा, ठीक। अच्छा, डॉग्स को पालना भी स्टार्ट किया इन लोगों ने। अब डॉग्स को पालना क्यों स्टार्ट किया? भाई डॉग से तो मिल्क मिलता नहीं है ना भाई। बकरी को पाल रहे हैं तो बकरे को खा सकते हैं, मुर्गे को खा सकते हैं, पर डॉग को पालना क्यों स्टार्ट किया? डॉग भी तो वाइल्ड थे, वो भी जंगली जानवर थे, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि डॉग जो है वो थोड़ा सा जेंटल बिहेवियर का है। अगर हम इसे प्यार करते हैं और अच्छे से रखते हैं तो ये हमारे प्रति जो है ऑनेस्ट है। आप सबको पता ही है कि डॉग्स कितने ऑनेस्ट होते हैं। अगर आप उन्हें प्यार से रखिए, प्यार करिए, अच्छे से खाना पीना दीजिए, तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कभी भी आपको हार्म नहीं करते डॉग्स। तो ये चीज़ें उन लोगों को भी एहसास हुआ होगा जो उस समय के लोग थे, ठीक है, उस काल में उन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि डॉग्स जो है वो जेंटल हैं और काफ़ी ऑनेस्ट हैं। तो अगर हम इसे पालते हैं तो ये हमारी तो रक्षा करेंगे ही, हमारे जो बाकी एनिमल्स हैं उनकी रक्षा करेंगे। भाई डॉग्स जानते हैं ना, कोई आता है तो भौंकने लगते हैं, बार्क करते हैं, तो उन्हें ये लगा होगा कि ये जानवर जो है वो बहुत ही बेस्ट है, ये हमारा पहरेदार बन सकता है, ये पहरेदारी का काम कर सकता है। ये सारे जो गुण है, क्वालिटीज़ हैं, ये उन लोगों को दिखाई दी होगी डॉग्स में, और शायद यही रीज़न था बच्चों डॉग्स को पालने का उस समय, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि डॉग्स को क्यों पालते थे लोग। अच्छा, उसके बाद जो है से बर्फ़ पिघलने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, तो जगह जगह पानी भी और होने लगा, ठीक है, गड्ढों में सब जगह पानी होने लगे। जब पानी हुआ तो उसमें मछलियाँ भी आ गई, ठीक है। तो जब मछलियों को किसी ने निकाला होगा और खाया होगा भून के चाहे जैसे, तो उन्हें टेस्ट लगा होगा, तो उन्हें ये लगा कि मछली भी खाने की चीज़ है। तो फिर वो तालाबों से मछलियाँ भी निकालनी शुरू कर दी उन्होंने और मछलियाँ भी खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है उस समय में लोगों के खाने का जो स्रोत है, सोर्स है, वो मछली भी बन गई। आज ही मछली, मुर्गा और बकरे तो खाते ही हैं हम सब लोग, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को पसंद है नॉनवेज, जो नॉनवेज खाते हैं, सभी नहीं, जो नॉनवेज खाते हैं वो ये सारी चीज़ें तो खाते ही हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जानकारी उन लोगों को हुई तो उन लोगों ने भी खाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आज देखिए हम सब लोग खाते हैं। तो इस तरह से मछली भी उनका भोजन बन गया। ये देखिए, ये जानवर हैं, इन्हें जो है
लोग पाल रहे हैं। ठीक है, गाय, भैंस, हिरन, और ये देखिए ये मछली पालन जो है आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो जैसे मैंने बताया अभी कि जब एनिमल्स इतने ज़्यादा हो गए कि खाने के बाद ही बचने लगे, तो उन्होंने एनिमल्स के अंदर वो क्वालिटीज़ देखी कि इन्हें अगर हम अपने साथ रखते हैं, पालते हैं, ठीक है, इन एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं, तो हमें कितना फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। जैसे अभी शीप होती है, शीप यानी कि भेड़। भेड़ की जो भेड़ से हमें क्या मिलता है, वूल्स मिलते हैं ना। उन वूल्स को हम उन वूल से ड्रेस बनती है, ठीक है, स्वेटर, कोट, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं जो हमें ठंड में जो है हमें आराम देती हैं, रिलीफ देती हैं, ठंड से बचाती हैं, ठंड से हमको। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को भी कहीं ना कहीं पता चली होगी कि शीप से वूल जो एक निकल रहा है, रेशा सा निकल रहा है, उससे हम कुछ कपड़े बनाए होंगे और उससे उसे गर्माहट मिली होगी। तो उन्हें लगा कि अरे ये जो शीप है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो उन्होंने शीप पालना भी स्टार्ट कर दिया। गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिल रहा है, तो गाय भैंस, बकरी पालना स्टार्ट कर दिया। डॉग्स हमें जो हैं, जो डॉग्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे लिए पहरेदारी का काम भी कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को बचा रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, ठीक है ना, ये सारे जानवर्स को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया, जो वेजिटेरियन भी थे और किसी को हार्म नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, अब शेर को नहीं कोई पाला कि शेर तो खा जाएगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया और घर में रख के पालने लगे वो लोग। अब उन्होंने जब जानवर भी वहाँ रहने लगे, खाने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, गर्मी की वजह से इतने सारे एनिमल्स हो गए थे, प्लांट्स वगैरह से उगने लगे, खाने पीने की इतनी दिक्कत नहीं थी, तो वो लोग फिर वहाँ पे रहना स्टार्ट किए। जब वो लोग रहना स्टार्ट किए थे बच्चों, तो उन्होंने जो प्लांट्स थे उनको ऑब्जर्व किया तो उन्हें मालूम चला कि क्या टाइम है इन चीज़ों को बोने का, यानी कि इन चीज़ों से जो बीज निकले होंगे, सपोज करिए कि कुछ प्लांट्स पैदा हुए होंगे वहाँ पे, जिसके बीज होंगे, किसी बच्चे ने, किसी ने भी बीज को कहीं छिड़क दिया, कहीं फेंक दिया, और उस बीज से फिर देखा उन्होंने कि अरे जो बच्चे ने बीज डाला था उससे तो प्लांट निकल रहा है। तो उन्हें लगा होगा कि अच्छा, यानी कि इस तरह से हम इन पौधों को और अच्छे से उगा सकते हैं। ये जो निकल रहा है पदार्थ, उसको हम अगर डालते हैं ज़मीन में, काटते हैं, तो उससे प्लांटिंग हो रही है, यानी पौधे निकल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अनाज की खेती जो है स्टार्ट की, फार्मिंग स्टार्ट की उन्होंने। उन्हें लगा कि इस तरह से हम प्लांटिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर फार्मिंग स्टार्ट की। उन्होंने समझा, देखा रह करके कि प्लांटिंग कब की जाए, कब उसमें पानी दिया जाए, कब उसे काटा जाए, ठीक है, और कब वो पूरी फसल खाने की तैयार हो जाती है। तो जब वो रहे तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने पता लगाया और उन्हें जानकारी हासिल हुई, और इस तरह से उन्होंने खेती जो है वो स्टार्ट कर दी। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है आपका फार्मिंग, ठीक है, और ये पशुपालन, ये दोनों जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, हर्डिंग और फार्मिंग, ये दोनों चीज़ें अब स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू बनाया गया। अच्छा, इसमें भी कुत्ते को जो पालतू बनाया गया वो फायदेमंद है, पता है क्यों? जैसे अनाज है, अनाज हमारा पैदा हो गया, ठीक है, हमने काट लिया, कटाई कर दी, अनाज ढेर सारा इकट्ठा हो गया। अब अनाज हमें रखा है, अब उस अनाज को हमें लोगों से बचाना भी तो है भाई। कोई और आदमी होगा वो आपका अनाज ले लेगा, ठीक है, कोई एनिमल्स आके आपका अनाज को खा जाएगा। तो इसलिए कुत्तों को पालना बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। ये कुत्ते जो होते हैं वो पता ही आपको है, तो कुत्ते जो है प्रोटेक्ट करने लगे। अगर कोई उनके अनाज के पास आ रहा है तो वो भौंकने लगते थे। इससे क्या होता था कि लोग उठ जाते थे और जान जाते थे कि हाँ, कोई अनाज को हमारे चोरी कर रहा है, या उसको ले रहा है, या खा रहा है।
तो इस तरह से उन्होंने कुत्तों को पाला, ठीक है। और इस तरह से देखिए आपको जानवरों को पालना और अनाज उगाना, ये सब चीज़ें, फार्मिंग करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और सबसे पहले उन्होंने वीट और बार्ले पैदा किया, उसके बाद राइस, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने वीट और बार्ले की प्लांटिंग की थी, यानी गेहूं और जौ। घरेलूकरण की प्रक्रिया यानी कि डोमेस्टिकेशन। बच्चों, जैसे हमने बताया ना कि जो वेजिटेरियन एनिमल्स थे उनको पालना स्टार्ट हुआ क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन वो पहले तो जंगली जानवर थे, ठीक है। अब जंगली जानवर से जब हम उन्हें पालतू बना रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी आएंगे। पहले तो हमने ये देखा कि वो जानवर जो किसी को हार्म नहीं करते और जो जेंटल होते हैं उनको पाला जाए, ठीक। तो जब ये देखिए पौधों का, जानवरों का, सबका, और हमने ये भी देखा ये इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, यानी कि वो जानवर जो बीमार नहीं पड़ते हैं। वरना अगर एनिमल्स कोई बीमार पड़ गया, उसे हम खा रहे हैं, तो वो बीमारी हमें भी हो जाएगी, ठीक है। जब वो बीमार हैं, उनसे जो मिल्क निकल रहा है या चीज़ें हो रही हैं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं, ठीक है। तो लोगों ने ये देखा कि कौन से एनिमल्स हैं जो कम से कम बीमार पड़ते हैं। ये चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की और उन्हीं एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स ब्रीडिंग के लिए भी उन्होंने उन एनिमल्स को चूज किया जो क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो अहिंसक होते हैं, ठीक है। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अभी भी आप देखिए कि जो भैंसे कहते हैं जंगली भैंसा, ये जंगली भैंस, ठीक है। तो ये जंगली जानवर जो होते हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं और जितने आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवर, तो वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में आप देखे होंगे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी सींग छोटी होती है, ठीक है ना, और उनके दांत भी छोटे होते हैं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनके दांत ही बड़े बड़े होते हैं और तीखे नुकीले होते हैं और सींग भी उनकी खूब लंबी सी होती है। जैसे अभी जो भैंस होती है, हम लोग जो भैंस देखी है ना, गाय भैंस, वो कैसे होते हैं, छोटी सींगें होती हैं, मासूम से दिखती हैं एकदम, है ना। लेकिन जो जंगली भैंसे होते हैं, जंगली जानवर, उनकी सींगें यूं 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 करके ऐठी हुई खूब बड़ी बड़ी सी रहती हैं कि देख के डर लग जाए। बच्चों, देखा होगा ना आपने। तो ये होता है उन्हीं, ऐसा नहीं है कि जो गाय भैंस या जो भी एनिमल्स हैं वो अलग हैं, ये अलग हैं। लेकिन जब हम उन एनिमल्स को जो है पालतू बनाने लग गए, ठीक है, डोमेस्टिकेट करने लग गए, तो ये चेंजेस अपने आप धीरे धीरे होने लग गए। तो ये हमारी फिर पहचान बन गई कि ये वाइल्ड एनिमल्स है और ये डोमेस्टिक एनिमल्स है। ये देखिए, ये देख रहे होंगे ना, ये जो दांत हैं, ठीक, और ये जो दांत है। अब आप बच्चों, जो मैंने बताया आपको, इसके आधार पे आप तो ये समझ गए होंगे कि ये दांत किसका है, डोमेस्टिक एनिमल्स का या फिर वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है ना। तो ये जो दांत छोटे हैं ना, तो ये हो गए आपके डोमेस्टिक एनिमल्स के टीथ, और ये टीथ हो गए आपके जंगली जानवरों के, बड़े बड़े हैं, है ना। तो इस तरह से जंगली जानवर और पालतू जानवरों में अंतर दिखने लगा धीरे धीरे, जैसे ही हम उन्हें पालने लगे। अब देखिए, जब हमने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, हमने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी एक नवीन जीवन शैली स्टार्ट हुई। ये हमारा टॉपिक है, एक नवीन जीवन शैली, ठीक है। तो जब हमने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर धीरे धीरे हमारी जो जीवन था वो चेंज हुआ, थोड़ा नयापन आया, क्योंकि हमने रहना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर रहना स्टार्ट किया हमने, तो जानवरों को पालना स्टार्ट किया,
फिर हमने खेती स्टार्ट करी, ठीक है। अब जब खेती स्टार्ट करी, सब कुछ करा, तो जो अनाज हम बोते थे वो अनाज तो पैदा हुआ ढेर सारा, हमारे खाने से बहुत ज़्यादा। अब उन्हें रखेंगे कहाँ, ये भी समस्या स्टार्ट हुई कि हम कहाँ रखेंगे इतना सारा अनाज। तो लोगों ने फिर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, दिमाग लगाया कि भाई ये चावल कहाँ, ये जो सारे अनाज हैं वो कहाँ रखे जाएं। तो फिर उन्होंने मिट्टी के पॉट्स बनाने स्टार्ट किए। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये पॉट्स बनाया जा रहा है, ये देखिए ये पॉट बनाया जा रहा है, ये बनके तैयार है पॉट्स। तो इस तरह से लोगों ने बड़े बड़े ऐसे पॉट्स बनाए, बड़े बड़े, जिसको आप लोगों को नहीं पता होगा बच्चों, लेकिन मैं जब मेरी दादी जिंदा थी तो मैंने भी देखा कि उस समय मिट्टी के, बहुत छोटी सी थी मैं, जो मुझे याद है हल्का हल्का, मिट्टी का बहुत बड़ा ऐसे घड़ा टाइप का था, जिसको वो लोग कहते थे डेहरी, उसका नाम था डेहरी। और जगह क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लैंग्वेज में, मतलब उस समय गांव की लैंग्वेज में उसे डेहरी कहते थे, डेहरी नाम दिया गया था उस पॉट्स का। बहुत बड़े बड़े होते थे। उसमें क्या होता था कि ऊपर से गेहूँ या जो भी अनाज होता था वो डालने के लिए होता था, और नीचे आकर के जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके मुंह पर जो है, यहाँ पे मुंह बड़ा सा मुंह होता था, और इस तरह से जो ढक्कन देख रहे हैं, ये ढक्कन, ऐसे ढक्कन बना होता था, ठीक है। ये जो साइज़ है खूब बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। तो यहाँ से डालने के लिए होता था, इसमें देखिए ये यहाँ से डालने के लिए होता था, और यहाँ पर एक ऐसे ये है हुआ, ठीक है, ये डालने का हुआ, और यहाँ पे छोटा सा ऐसे छेद किया जाता था, छोटा सा, जिससे जो भी अनाज है वो निकल सके। तो वहाँ भी हम ऐसे ढक्कन जो बना करके ढक्कन लगा देते थे। जब हमें गेहूँ निकालना है थोड़ा सा भाई खाने पीने के लिए, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से, कौन निकालेगा उठ के बार बार से इतनी ऊंचाई से, तो यहाँ से वो ढक्कन निकाला, और जितना गेहूँ है, जो अनाज, जो भी चाहिए हमें अनाज, वो निकाला, और जितना हमें यूज़ का है उतना निकालने के बाद जैसे निकला वैसे ही ढक्कन हमने ऐसे बंद करके बंद कर दिया, तो फिर से वो अनाज सेफ हो गया। तो इस तरह से जो है उस ज़माने में भी लोगों ने स्टार्ट किया, जो कई सालों तक अभी भी गांव में चलता था। अब तो कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन काफ़ी साल तक चला है, अभी हमारी दादी के समय तक चला ही है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तन उन्होंने स्टार्ट किए बनाना, ठीक है, पॉट्स को, और इसमें अनाज को रखना शुरू कर दिया। क्यों कि अनाज अगर खुले में रखेंगे तो ये चिड़िया जो है, चिड़िया अनाज को खाएगी, और भी एनिमल्स आगे खा सकते हैं। तो चिड़ियों से, एनिमल से, और लोगों के द्वारा चोरी होने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अनाज को अपने इस तरह से बड़े बड़े पॉट्स में रखना स्टार्ट किया। क्योंकि जब हम इसमें रखेंगे तो खाने के साथ साथ हमारा बीज के रूप में, ठीक है ना, बीज के रूप में भी चाहिए, क्योंकि हम सब खा जाएंगे तो फिर अगली बार उसकी प्लांटिंग कैसे करेंगे, कैसे बुआई करेंगे। तो बुआई के लिए भी हमने बीज के रूप में इसको रखना स्टार्ट किया। फिर खाद के रूप में स्टार्ट किया, ठीक। फिर भंडारण के लिए, ठीक। फिर उपहार के रूप में। तो बच्चों मतलब ये है कि भंडारण समझ गए ना आप, कि लोगों को देना है किसी को, ठीक है, खिलाना है कई लोगों को, जैसे हम पार्टी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। हम अपने खाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो भंडारण के लिए मतलब स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करना, भंडारण मतलब स्टोर करना। तो हमने इस सब चीज़ों के लिए हमने अनाज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और लोगों को उपहार के रूप में भी देते थे हम, ये हमारे पास अनाज है, हम कहीं जा रहे हैं तो हमने वो गिफ्ट कर दिया। पहले तो पैसे तो होते नहीं थे कि भाई 500-1 रुपये का लिफाफा थमा दिया या अच्छे से गिफ्ट दे दिए, तो लोग गिफ्ट में यही सब देते थे, एनिमल्स देते थे, अनाज देते थे, यही सारे उनके गिफ्ट थे उस जमाने की पार्टीज़ के। आपस में जो गैदर्स बैठते थे, आपस में एंजॉय करते थे, तो ये उपहार के रूप में भी वो अनाज को दिया करते थे। तो ये सारे आपके उपयोग हैं अनाज के, बीज के रूप में, खाद के रूप में, भंडारण के लिए और उपहार के रूप में, ठीक है बच्चों। फिर अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, जैसे बताया मैंने, और टोकरियां भी बनाई, और ज़मीन में गड्ढा भी खोदा, ठीक है। सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनाए, टोकरियां भी बनाई। टोकरी तो आपने देखी होगी, जो बास्केट आती है,
ठीक है। हाँ, अब जो बास्केट आती है वो काफ़ी डिज़ाइनर होती है। उस ज़माने में इतनी डिज़ाइनर टोकरियाँ नहीं थी, लेकिन जैसा जो उन लोग को आता था उस तरह से उन्होंने टोकरियाँ बनानी भी स्टार्ट करी। टोकरी बनाते थे और अनाज को रखने के लिए वो लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा भी खोद देते थे, ठीक है ना, कि गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे में अनाज को भर दिया। तो ये भी एक तरीका था उनका अनाज को स्टोर करने का, ठीक है बच्चों। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, ठीक है। अब ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे फोटो में, ये देखिए हिरन है या कुछ है, इसको डंडे में ऐसे टांग करके लेके जा रहे हैं। अब इसे कच्चा भी खाते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हो गया तो फिर इसे भून करके भी लोग खाने लगे। तो ये देखिए ऐसे जानवरों का आखेर करते थे और उसे भोजन के रूप में पका कर या कच्चा जैसा भी उनका वो खाते थे। अभी देखिए कुछ लोग तो कच्चा ही खा जा रहे हैं। देखिए आप जानवर को हुआ, और जो पत्थर बताया था ना मैंने कि नुकीले नुकीले पत्थर बनाते थे औजार, उस औजार से जानवरों की खाल को छिलते थे। छिलकने के बाद उसका जो खाल है वो निकल गई, फिर मांस को नोच नोच के कच्चा खा जाते थे। फिर जब आग का स्टार्ट हुआ तो फिर भून के खाने लग गए। तो इस तरह से एनिमल को खाते थे लोग। ये देखिए अब देखिए उस जमाने में जो है जानवर किस तरह से चलते फिरते खाद्य भंडार थे। आज के समय में क्या है, आज के समय में जानवरों का उपयोग किस किस के लिए होता है पता ही होगा आप लोग को, है ना। आज भी कहीं ना कहीं एनिमल्स को तो खाया ही जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो तो एनिमल्स को खाते ही हैं पका करके अच्छे से, है ना। और आज भी हम एनिमल्स से, जो शीप है तो उससे वूल हम लोग लेते हैं और ऊनी स्वेटर कंबल जो भी है वो बनता है। तो आज भी हम जानवरों का बहुत ऐसे उपयोग करते हैं, जैसे शूज़ बनता है, बेल्ट है, आपका लेदर के कई आइटम, पर्स है, बैग, तो लेदर के कई आइटम बनते हैं, उनकी खाल से बनाते हैं। तो आज भी जो है जानवरों का बहुत ऐसे उपयोग होता है, लेकिन उस समय इतना उपयोग नहीं होता था क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जानकारी बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, लोगों ने बैग ये सब झोले भी बनाना शुरू किए। लेकिन आज के दौर में क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी है, इतना एडवांस है कि बहुत ही डिज़ाइन ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से जानवरों का उपयोग तभी होता था और आज भी जानवरों का बहुत तरीके से उपयोग होता है। बताया ना, लेदर के कई आइटम बनते हैं, ठीक है, खाने के रूप में होता ही है। काऊ से, बफेलो से और ये गोट से, ये सब से भी हम मिल्क लेते ही हैं। जो मिल्क हम पीते हैं, अब तो मिल्क के प्रोडक्ट इतने बनते हैं, पनीर, दही, रबड़ी, मिठाइयाँ, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा ही एनिमल का जो है हम लोग यूज़ करते हैं, एनिमल्स का और एनिमल्स के प्रोडक्ट का। तो एनिमल्स को बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, ठीक है ना। फिर ये भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है बताया मैंने, ठीक है। जो चमड़ा निकलता है, खाल निकलती है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मिल्क है, ठीक है, वूल्स हैं, और कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे, जैसे कई कीड़े होते हैं इससे रेशे निकलते हैं तो उससे कपड़े बनते हैं। तो जानवरों का, कीटों का, कीटाणुओं का, सबका बहुत ज़्यादा है, अब काम है, आज की डेट में भी काम होता है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। इसकी पहले के जो टॉपिक थे वो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है। अब इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये टॉपिक, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है, पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। बच्चों, ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में जो भी ये नीले नीले रंग से बना हुआ है ना, ठीक है, स्क्वायर में, ये जो जगह है जैसे मेहरगढ़, ठीक है, बुरजोहम, ये कश्मीर में है, ठीक है। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान के पास पड़ता है, पहले तो इंडिया में ही था सब कुछ, ठीक है। फिर आपका ये देखिए कोची धारा, ठीक है, ये जगह है, ठीक।
फिर चिरांद, ठीक। ये सारी जो जगह हैं ये आपका क्या है, यहाँ पर लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, उनको जो है यहाँ पे लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिला है कि इन इन जगहों पे लोग रहते थे, ठीक है। इसमें से मेहरगढ़ और बुरजोहम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन इन जगहों पे लोग रहते थे, ठीक है, अपना अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे, ठीक है, अपनी जो लाइफ थी वो सरवाइव कर रहे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इन इन जगहों पे जो है कुछ रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जिनके द्वारा उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे लोग रहते थे। पशुपालक और कृषक जो है वो यहाँ पर रहते थे, क्योंकि जैसे गुफा में रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे किसी ने चित्र बना दिया किसी चीज़ का, तो वो चित्र देखा उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने। फिर अनाज के जले हुए जो राख थे, जले हुए अनाज मिले, जली हुई राख मिली, तो लोगों ने सोचा कि आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगाया कि यहाँ पे इसका मतलब आग का प्रयोग लोग करते थे, ठीक है। जले हुए अनाज मिले तो मतलब कि अनाज को पकाकर खाते थे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रिमेन्स मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, जिनके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि इन इन जगहों पर लोग रहा करते थे, कृषक और पशुपालक। मेहरगढ़, बुरजोहम, ठीक है, चिरांद, ये सारी जगहें जो हैं यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों, वो जहाँ जहाँ पे खोज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे पुराने कुछ खंडहर मिले वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि भाई कि खंडहर किस चीज़ का है, उस खंडहर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस तरह से वो चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। जैसे अब कहीं पे कोई हड्डी मिली, ठीक है, जैसे अनाज मिला, कुछ जानवरों की हड्डी मिली या इंसानों की हड्डियाँ मिली, कंकाल मिले, मानव के कंकाल मिले, तो इस तरह से जब उनको वो पढ़ते हैं, देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो पता करते हैं कि ये हड्डी जो है किसकी है, एनिमल्स की है या ह्यूमंस की है, बोन्स ये, और कितने वर्ष पुरानी है। ये सारी चीज़ें वो हड्डियों से, उन सामानों से, अनाज से जो भी रिमेन्स हैं और शेष मिलते हैं, उसके द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या है, क्या चीज़ है, कब आई, ठीक है, किन लोगों ने यूज़ किया, कैसे प्रयोग करते थे, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे। ये सारी चीज़ें जो है जो वैज्ञानिक होते हैं वो खुदाई के दौरान जो ये मिलते हैं रिमेन्स, इसके आधार पर वो पता करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे ये हड्डियाँ या अनाज या खंडहर मिले हों। जैसे उस ज़माने में तो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ था चारों ओर, फिर जैसे ही जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इसी लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको, है चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो उसमें पढ़ाया ना कि जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ 12,000 वर्ष पहले, तो गर्मी बढ़ने लगी, तो गर्मी बढ़ी तो बर्फ़ पिघलने लगी, जिसके द्वारा तालाब, झील, नदियाँ ये सब भी बढ़ने लगी। तो जो लोग रह रहे थे तो वहाँ पे नदी हो गई, तालाब हो गया, तो वो चीज़ें तो है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन के ऊपर ही चीज़ें मिली हैं, तालाब के नीचे, समुद्र के नीचे, नदियों के नीचे भी ये खंडहर, ये सारे कई ढेर सारे रिमेन्स, अवशेष मिले हैं, जिसके द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया है उस समय के लोगों के रहने और खाने पीने के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिमेन्स हैं ये सिर्फ फील्ड में ही नहीं, समतल मैदानों में ही नहीं, नदियों तालाबों में भी पाए गए हैं, ठीक है। स्थायी जीवन की ओर, जब नवपाषाण युग शुरू हुआ बच्चों, ठीक है, धीरे धीरे पूरा पाषाण काल से मध्यपाषाण युग शुरू हुआ, फिर मध्यपाषाण से नवपाषाण, तो पूरा पाषाण काल से जब मध्यपाषाण युग शुरू हुआ तो काफ़ी चेंजेस आए। जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, लोगों को जानकारी हासिल हुई, तो लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट करी, ठीक है, पशुपालन स्टार्ट किया, ये चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है। औजार, तरह तरह के नए तरीके के औजार बनने लगे। फिर मध्यपाषाण से जब आपका नवपाषाण युग स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो नवपाषाण युग में तो काफ़ी चेंजेस आ गए, ठीक है। जैसे अभी
क्या है कि अभी हमारे पास जो है ढेर सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जैसे समय स्टार्ट हुआ तो आज हमारे पास क्या, आज से 100 साल पहले ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास थी? नहीं थी, लेकिन आज हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे उस समय भी चेंजेस होते गए, तो उस तरह से उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनके टूल्स, ये सारे भी चेंजेस होने लगे। ठीक है, नवपाषाण काल में जो औजार थे वो और अच्छे बनने लगे और नए तरीके से बनने लगे, शार्प, सुंदर। ये देखिए, ये सारे औजार हैं नवपाषाण युग के। कितना चेंजेस आ गया। पूरा पाषाण युग का हमने दिखाया था ना आपको, वो मोटे मोटे पत्थर किसी ऐसे तोड़ तोड़ बनाए गए थे, उस ज़माने में सही था। लेकिन जैसे जैसे चेंज हुए, फिर मध्य पाषाण में छोटे छोटे औजार बनने लगे, इसमें लकड़ियाँ लगने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये नवपाषाण युग आया, तो ये देखिए इतने सुंदर सुंदर औजार, नुकीले सुंदर डिज़ाइनर बनने लगे। फिर लोगों ने, ये देखिए ये सारे आपने नहीं देखा होगा, गांव में अभी भी मिल जाता है। ये देखिए सील लोढ़ा है, इसमें जो है लोग अभी भी अनाज या कोई भी खाने पीने की चीज़ पीसते हैं। जब मिक्सर नहीं होता था, आज तो मिक्सर है, सामान डाला, मम्मा ने किया और चीज़ें पीस करके आ गई। इजी है हर चीज़, मशीनी युग है, हर चीज़ मशीन से हो जाता है ना। लेकिन उस समय जब मशीन नहीं थी तो क्या होता था, तो ये जो सील लोढ़ा है ना, इस सील लोढ़े पे लोग पीसते थे चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं चक्की। वो बिजली चल रही है चक्की नहीं, इसमें जो ये देख रहे हैं होल, इस होल में जो है लोग अनाज डालते थे और इस तरह से चलाते थे और अनाज पिसता जाता था। क्या था कि शायद अब कहीं देखने को मिल जाए, आप बोलिएगा अपनी मम्मी लोगों से, दादियों से, शायद आपको अगर हो गांव में अवेलेबल तो वो दिखाएं आपको। पहले होता था गांव वगैरह में, अब तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें गायब होती जा रही हैं। तो ऐसे दो पत्थर होते थे गोल गोल से, ठीक है, वो गोल पत्थर होते थे और गोल पत्थर में बीच में एक हैंडल, लकड़ी का हैंडल लगा होता था। ठीक है, उसको उसी से घुमाते थे लोग। ठीक, अनाज डालते थे उस छेद में और दो पत्थरों के बीच में वो पिसता था, रगड़ता था, बीच में अनाज आता था, तो वो अनाज पिस करके वो फिर निकलता जाता था। तो ये चक्की जो होती है, आटा चक्की या सामान पीसने वाली चक्कियाँ होती हैं, वो उसमें थी नहीं। तो इस तरह से लोग अनाज को या चीज़ों को पीसते थे। फिर देखिए ओखली, ये सारे बर्तन हैं, ठीक है, पत्थर के। इस तरह से बर्तन भी नए तरीके से बनने स्टार्ट हो गए लोगों के काम के हिसाब से। ठीक है, ओखली और मुसल का प्रयोग करते थे। मुसल जानते हैं क्या होता है दोस्तों? जैसे दाल होती है ना, तो दाल जब होती है प्लांटिंग, तो उसमें जब हम लोग उसका हार्वेस्टिंग करते हैं तो छिलके होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये मुसल का जो प्रयोग होता है वो उसमें डालते हैं और ये लंबा सा ऐसे स्टिक होता है, मोटा सा, उसको ऐसे से कूटते हैं। तो कूटते हैं तो वो दाल अलग अलग हो जाती है, दाल अलग हो जाती है और छिलके अलग हो जाते हैं, इस तरह से। और कोई चीज़ को कूटना है, अगर बड़ी बड़ी चीज़ें से कूटना है पीसने से पहले, ठीक है, तो कूटने के लिए भी मूसल का प्रयोग होता है, तो उसे कहते हैं मूसल। अब नवपाषाण युग के औजार को, धार को अधिक पहना करके उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब देखिए, तभी तो इतना सुंदर सुंदर बना है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सारे औजार जो है वो नवपाषाण युग के हैं आपके। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। ठीक है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ठीक है, यानी कि जो झोपड़ियाँ बनाते थे लोग, जो रहते थे, जिसमें पहले तो पूरा पाषाण काल में तो लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जमाना समय बढ़ता गया, लोग एडवांस होते गए, जानकारी होती गई उन लोगों को धीरे धीरे, तो फिर लोगों ने घर बनाने शुरू की, झोपड़ी बनानी शुरू की, जिसमें रहते थे वो। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बच्चों, उनको झोपड़ी के अंदर और झोपड़ी के बाहर भी उनको कुछ राख मिली, ऐश मिला, जिसके द्वारा उन्होंने जाना कि यहाँ पे आग का प्रयोग भी लोग करते थे। ठीक है, फिर बुर्ज़होम यानी वर्तमान कश्मीर जो है, बुर्ज़ोहम जो है वो वर्तमान कश्मीर में है। अभी तो पहले सब कुछ एक ही था। ठीक है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये देखिए, ये देख रहे हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके ऊपर ऐसे हट टाइप का डाल दिया गया है।
है ना। और यहाँ देखिए गड्ढा है, इस गड्ढे में लोग रहते थे। होता क्या है, कश्मीर बहुत ठंड होती है कश्मीर में, तो आज भी ठंड है कश्मीर में, उस समय तो बहुत ठंड हुआ करती थी, ठीक है ना। तो लोग क्या करते थे, ठंड से बचने के लिए झोपड़ी तो बनाते ही थे कई कई जगह लोग गड्ढा को खोदते थे और उसके ऊपर हट लगा करके उसको बनाते थे, गड्ढे में घर बनाते थे। तो जो घर गड्ढे के अंदर होते थे उसको लोग कहते थे गर्तवास, ठीक है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर अलंकार भी किया जाता था। जैसे समय बढ़ता गया, ठीक है, लोगों ने अनाज उगाना, फार्मिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जानवरों का, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लोगों एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, लोगों ने रहना स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने उसको स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तो उस समय मिट्टी के बर्तन सिंपल लोग अपना आसानी जो बन जाए वो बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े, ठीक है, लोगों के विचार चेंज होते गए और दिमाग में आइडियाज आते गए और उन चीज़ों को वो और सुंदर सुंदर बनाते गए। तो नवपाषाण युग में आते आते क्या हो गया था आपका कि अलंकार भी बर्तनों पर किया जाता था। देखिए, ये देखिए, ये जो आदमी है बच्चों, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है, ठीक है। आज के समय में इसे कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है और उधर देखिए, इधर एक आदमी उस मिट्टी के बर्तन पर डिज़ाइन बना रहा है। देख रहे हैं ना आप, ये देखिए, जो आदमी है ये इस मिट्टी के बर्तन पर डिज़ाइन बना रहा है, अलंकार कर रहा है। अलंकार मतलब डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन बना रहा है। तो यानी कि नवपाषाण युग में जो है डिज़ाइनर बर्तन बनने लगे, ठीक है, खूबसूरत औजार बनने लगे, खूबसूरत बर्तन बनने लगे। तो ये सारी चीज़ें मिली, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया कि ये सारी चीज़ें नवपाषाण युग की हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण युगों को डिवाइड किया गया चीज़ों के मिलने के अनुसार और उनके जो एजेस थे, ठीक है, कि ये इस काल में बना है, इस समय से इस समय के बीच बना है, इस समय के इस समय के बीच बना है। तो उस तरह से उन्होंने काल्स को, युग को डिवाइड किया था आर्कियोलॉजिस्ट ने। इस युग के लोग कपड़े भी बनाने लगे थे जिसके लिए कपास के पौधे उगाए जाने लगे। नवपाषाण युग में क्या था कि लोग एडवांस हो गए, ठीक है, लोगों को और जानकारी हासिल होती गई, लोगों ने और कुछ सीखा। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि कपास का पौधा भी उन्होंने उगाना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे जो है कपास के पौधे से कपड़े बनते हैं। तो जब ये जानकारी मिली उन्हें कि हाँ, इसके द्वारा हम अपने लिए कपड़े बना सकते हैं, तो उन्होंने कपास की खेती भी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। कपास को आज के डेट में हम लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स होती है ना, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। तो ये जो कपास है इसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। ये कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है। ये भी एक नई जानकारी है आपके लिए, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आंसर इसका यही लिख सकते हैं कि कैश क्रॉप क्या होती है। तो कपास जो है वो आपकी कैश क्रॉप आती है, ठीक है। तो कपास उगाए जाने लगे क्योंकि इससे उन्होंने देखा कि इससे हमारे कपड़े बनेंगे। तो कपास उगाते हैं और उसके रेशे से फिर उन्होंने कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। ये देखिए, लोगों ने पहने भी हैं कपड़े, है ना। जैसे जैसे समय बदलता है तो चीज़ें बदलती जाती हैं। यही तब भी हो रहा था नवपाषाण युग में भी। ये थे, मैं आपको दिखाती हूँ मैप में कि ये गर्तवास, ये जो घर हैं ये कहाँ पे मिले हैं। ये देखिए, ये है ना मेहरगढ़, ठीक है। ये है बुर्जोहम आपका, ये बुर्जोहम है जहाँ पर लोग जो है घर गड्ढे के अंदर बनाते थे जिसे हम गर्तवास कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका स्थायी जीवन की ओर टॉपिक, ठीक है। कैसे जो है लोगों ने रहना स्टार्ट किया और हमेशा के लिए। जैसे पहले क्या था कि पुरापाषाण काल में कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते, यानी कि 10,000 वर्ष तक आते आते लोगों ने घरों में रहना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है।
मौसम के अकॉर्डिंग जैसा जरूरत होता उसके अनुसार वो घर बनाते थे और घरों में रहते थे। यानी कि वो पूरे से उनकी लाइफ सेटल्ड हो गई, सेटल्ड लाइफ जीने लगे वो लोग। ठीक है बच्चों, फिर उन्हें यहाँ से वहाँ इधर उधर भागना नहीं पड़ा। इस तरह से लोगों ने रहना स्टार्ट किया, घर बनाना स्टार्ट किया और गांव बसने स्टार्ट हो गए। फिर शहर बसना स्टार्ट हो गया, है ना। फिर राज्य बनने लगे। तो ऐसे ऐसे समय ऐसे ऐसे बढ़ता गया, चीज़ें बदलती गईं। तो ये था आपका स्थायी जीवन की ओर। अब हम आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये मैंने आपको मैप में दिखाया था ना मेहरगढ़, एक बार और दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये है ना मेहरगढ़। ये यहाँ पर जो है लोग कैसे रहते थे इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, ये रहा मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में देखिए लोग ऐसे झोपड़ियाँ बना के रहते थे। ठीक है, हट में पहाड़ों पे ऐसे झोपड़ी बनाकर वहाँ पे रहा करते थे, पहाड़ों को खोद के। और ये देखिए ये इस तरह से घर बनते थे उनके। अभी भी बच्चों आपको पता ही होगा कि घर बनाने के लिए नींव जो है बनानी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है। ठीक है, कि कौन सा कमरा किस साइज़ का होगा, बाथरूम किस साइज़ का, किचन किस साइज़ का, बरामदा किस साइज़ का। तो इस तरह से ज़मीन पर नींव बनती है, खांचा बनता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दीवार खड़ी होती है। ठीक है ना। तो उस समय में भी मेहरगढ़ में ये देखिए इस तरह 4 खाने बने हैं ना। ये देखिए ये 4 खाने बने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सारे घर ऐसे 4 खानों के बनते थे ना। कोई 4 खाने के घर थे, कोई 6, कोई 8, कोई 5। इस तरह से बॉक्स करके इस तरह से घर बनने स्टार्ट हुए। मेहरगढ़ में लोगों ने रहना स्टार्ट किया। इससे क्या करते थे, ऐसे 4 कमरों का बनाया, तो इन 2 कमरों में लोग रह रहे हैं और इन 2 कमरों में उन्होंने अपने अनाज और ज़रूरत का सामान रखना स्टार्ट कर दिया। आप अपनी दादी से पूछिएगा, दादी बाबा से, वो लोग बताएंगे कि अभी बहुत साल पहले तक गांव में इस तरह से कमरे होते थे। वहाँ कमरों में ये अनाज और ज़रूरी सामान को इकट्ठा किया जाता था। जैसे जब गैस नहीं होती थी गांव में, तो लोग लकड़ियाँ, एक कमरा होता था जिसमें लकड़ियाँ और वो गाय भैंस से जो बनते हैं ना, उपला कहते हैं, कंडा कहते हैं, वो सारी चीज़ें बना कर लोग रख लेते थे कि जब बारिश आएगी तो लकड़ी सारी गीली हो जाएंगी, तो खाना कैसे बनेगा। तो इसके लिए पहले से ही लकड़ियाँ और कंडे, उपले, ये जलाने के सामान, ये सारा एक कमरे में लोग, एक कमरा होता था उस कमरे में रख देते थे स्टोर करके। तो देखिए ये बहुत साल तक अभी चला है। अब तो घर घर गैस है। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से लोग बनाते थे। कुछ कमरों में रह रहे हैं और कुछ कमरों में अपने जरूरत का सामान, अनाज है, सामान को इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, देखिए मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब मेहरगढ़ के लोगों का मानना था बच्चों कि जीवन मृत्यु के बारे में वो ये सोचते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता है। और इसीलिए वो जब मरने के बाद जो डेड बॉडीज होती थी, जब उसे दफनाते थे कब्र में, तो उनके साथ खाने पीने का सामान भी रखते थे कि जो मरा है वो खाएगा क्या। तो उसके खाने के हिसाब से खाने पीने का सामान भी उनके साथ रखते थे। ये देखिए ये डेड बॉडी है ना, इसके साथ उन्होंने क्या रखा है, बकरी का रखा है, बकरी का, जानवरों का कंकाल है। ठीक है, तो खाने पीने के सामान भी रखा गया है। देखिए कब्र के अंदर डेड बॉडीज भी है और ये खाने पीने का सामान है। एनिमल्स को भी साथ में गाड़ दिया गया है कि जो इंसान मर गया है वो वहाँ अंदर जो है वो खाता पीता रहेगा। ठीक है, ऐसा उन लोग का मानना था। ऐसा है नहीं, ऐसे लोग मानते थे मेहरगढ़ के लोग, इसीलिए वो लोग मृतक के साथ जो है किसी न किसी जानवर को दफना देते थे। देखिए ये बकरी को दफनाया गया है। तो ये था आपका मेहरगढ़ का जीवन मृत्यु। ठीक है, जो घर होते थे वो चौकोर या फिर आयताकार होते थे।
ठीक है। इसमें कुछ कमरों में लोग रहते थे और कुछ कमरों में अपने सामान को, अनाज को, सामान को, जरूरत के सामान को रखा करते थे। ठीक है। और मरने के बाद मृतक के साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान या कोई एनिमल्स को साथ में दफना देते थे। ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने में आपको कोई भी कमी लगती है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। पढ़ते रहिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं स्कूल्स वगैरह में वो भी, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी। धन्यवाद।